हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में आज की न्यूज़ हेडलाइन जो है और वो है हरियाणा सीईटी 2025 जो हो चुका है उसको नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो कोर्ट केस था उसके रिगार्डिंग। और इसमें इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हरियाणा सीईटी 2025 के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को वैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी जो सीईटी है 2025 का, उसका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके खिलाफ। साथ के साथ एक और ट्विस्ट देखने को मिला कि हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट का एक कर्मचारी जो क्यूआर कोड भेजकर हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमे का प्रबंध करने के नाम पर धन एकत्रित किया है। यानी कि हाईकोर्ट का ही कोई मेंबर ऐसा है जो बच्चों से पैसे ले रहा है कोर्ट केस के बारे में। डिटेल में हम इसमें पढ़े तो यहाँ पर मेंशन किया है वन बाय वन सारी चीजें जो डिटेल में दे रखी है। हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी 2025 के रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूलों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वैध करार देते हुए अपील खारिज कर दी है। साथ में हरियाणा सरकार ने गंभीर आरोप लगाया कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से जुड़े मामले को मैनेज करने के नाम पर हाईकोर्ट के एक कर्मचारी ने क्यूआर कोड के जरिए धन एकत्रित किया। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इन तथ्यों को विचलित करने वाला बताते हुए सभी दस्तावेजों को सील बंद कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आगामी जांच और कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। यानी कि किसी ने यह शिकायत करी है, हरियाणा सरकार ने यह कहा है कि कोई हाईकोर्ट का ही मेंबर मिला हुआ है जो क्यूआर कोड भेजकर पैसे ले रहा है। ठीक है। खंडपीठ ने कहा कि अदालत के सामने पूरे तथ्य नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा रही, मगर यह अदालत तथ्यों से अपनी आंख बंद नहीं कर सकती है जो बहस के दौरान हमारे सामने रखे गए हैं। अपीलकर्ता की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिद्धार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एजी जनरल संजीव कोशक ने दलीलें पेश की। ठीक है। अब आगे बढ़े क्या क्या बात हुई थी केस के अंदर, कल कोर्ट के अंदर क्या क्या बात हुई थी इस केस के रिगार्डिंग। नॉर्मलाइजेशन फार्मूलों को चुनौती देने वाली अपील खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज करी। भाई क्या क्या बात बताई है खंडपीठ ने, किस वजह से खारिज करी है, वो सारी चीजें यहाँ पर अब हम देखेंगे वन बाय वन। खंडपीठ ने 25 सितंबर 2025 को सुनवाई के बाद अपील खारिज की, मगर आदेश 26/9 को अपलोड हुआ। खंडपीठ ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूलों को चुनौती देने वाली अपील का खारिज करते हुए फैसले पर ये आधार लिखे। भाई इन्होंने रीजन दे रखे, भाई किस किस वजह से खारिज किया गया है आपका केस, सारी बात। पहला पॉइंट है कि यह अपीलें एकल न्यायाधीश द्वारा 2 सितंबर 2025 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं के साथ साथ प्रोफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। आगे है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाई गई शिकायत सीईटी 2025 के संचालन हेतु 4 नवंबर 2022 के नॉर्मलाइजेशन सूत्र की प्रत्योज्यता के संबंध में थी। एकल न्यायाधीश ने तथ्यों पर गौर किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु एक सक्षम प्रक्रिया है
और इसका सटीक प्रभाव परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। आगे है कि जहां तक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का संबंध है, इसे पहले ही एक वैध प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। जब परीक्षाएं अलग अलग पालियों में यानी कि अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाती है, इनका उद्देश्य अलग अलग शिफ्टों में अभ्यर्थियों से पूछे गए विभिन्न सवालों का समान इक्वलाइजेशन करना होता है। भाई नॉर्मलाइजेशन का आपको पता है, मतलब अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ, किसी का पेपर हार्ड है, किसी शिफ्ट का आसान आ जाता है, तो उनको बराबर करने के लिए किया जाता है। आगे है कि अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता अंकुर सिद्धार का तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है और इसलिए एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस पहलू पर हमें एकल न्यायाधीश के निर्णय को दी गई चुनौती में कोई दम नहीं दिखता, क्योंकि बड़ी भर्तियों में जहां परीक्षाएं अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाती हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाना पहले से ही एक वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसके बारे में अलग अलग कोर्ट केस का रेफरेंस भी इन्होंने दिया है कि जैसे संजय सिंह एवं अन्य बनाम यूपी लोक सेवा आयोग इलाहाबाद 2007 का मैटर है। एक एसएससी 720 और सिविल अपील संख्या 228/2022 उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अतुल द्विवेदी एवं अन्य। परीक्षा परिणाम अन्यथा घोषित नहीं किया गया है, इसलिए एकल न्यायाधीश का यह कहना सही है कि इस स्तर पर रिट याचिका पूरी तरह से अपरिपक्व है। परिणाम स्वरूप एकल न्यायाधीश के निर्णय को दी गई चुनौती विफल हो जाती है। इस अपील में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा जोर नहीं दिया गया है। इसके बाद आगे लिखा है, आगे इस बात पे डिसीजन दिया है, भाई धन एकत्रित करने का भी केस बताया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि कोई है हाई कोर्ट से जो पैसे इकट्ठे कर रहा है केस के नाम पर। इसमें क्या बताया है, खंडपीठ ने फैसले में धन एकत्रित करने के आरोपों और दस्तावेजों को सीलबंद कर रजिस्ट्रार जनरल को जांच करने के और कार्रवाई करने के लिए दिए निर्देश। उसमें नंबर पॉइंट 5 पर है कि सामान्यतः उपरोक्त कारणों से अपील खारिज होने के साथ ही इस अपील में उपलब्ध कारण समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ विचलित करने वाले तथ्य हैं जो बहस के दौरान राज्य द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, जिनका विवरण आवश्यक है। इस अपील में प्रोफोर्मा प्रतिवादी जो एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता संख्या 1 है पर आरोप है कि उसने कुछ पोस्ट अपलोड किए हैं जिनसे संकेत मिलता है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे का प्रबंधन कर रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ स्क्रीनशॉट भी हमारे सामने रखे गए हैं जो दर्शाते हैं कि प्रोफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 बड़ी संख्या में छात्रों से क्यूआर कोड के माध्यम से धन एकत्रित कर रहा है। राज्य के अतिरिक्त अधिवक्ता संजीव कौशिक का तर्क है कि प्रोफोर्मा प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से एक बड़ी शरारत की गई है ताकि भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके और ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रोफोर्मा प्रतिवादी ने अदालत के मामलों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी दावा किया है। बहस के दौरान यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रोफोर्मा प्रतिवादी अदालत के रोजगार में है। यदि ऐसा है तो यह एक गंभीर मामला है। चूंकि पूरे तथ्य हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम उस संबंध में कोई और टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि यह अदालत भी तथ्यों से अपनी आंख बंद नहीं कर रह सकती है जो बहस के दौरान हमारे सामने रखे गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं कि सभी दस्तावेज फोटोकॉपी जो राज्य के वकील द्वारा सुनवाई के दौरान अदालत को सौंपे गए हैं उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और आवश्यक जांच और उचित कार्रवाई के लिए इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दिया जाएगा, जैसा कि कानून में जरूरी हो सकता है। उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन यह अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। तदनुसार सभी लंबित आवेदन यदि कोई हो का भी निपटारा किया जाएगा। ये सारी बात है जो सीईटी 2025 का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। देखो पहले इसका डिसीजन आ चुका था, सिंगल बेंच का डिसीजन आया था पहले, ठीक है, पहले सिंगल बेंच का डिसीजन आया था, उसके ऊपर इन्होंने डबल बेंच में कोर्ट केस किया था ये, ठीक है। पहले सिंगल बेंच ने भी ये कह दिया था भाई ये आपका केस गलत है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वैध रहेगा। उसके बाद फिर ये डबल बेंच के पास गए हैं, डबल बेंच ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी है।
जिसने भी ये हरियाणा सीटी 2025 को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर जो कोर्ट केस किया था उसके रिगार्डिंग। अब डबल बेंच ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी है। साथ इन्होंने ये कहा कि भाई पहले एग्जाम का रिजल्ट आने दो, ठीक है। जब तक सीईटी का रिजल्ट नहीं आएगा उसके पहले हम बता ही नहीं सकते कि भाई नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही था या गलत था। ये पहले सीईटी 2025 का रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे भाई। अगर आपको लगता है कि हाँ गलत है, भेदभाव हुआ, तब हम सोचेंगे। बिना रिजल्ट आए ऐसे गलत है। सिंगल बेंच ने भी यही डिसीजन दिया था और उसी को आगे रखते हुए डबल बेंच ने उसे अनुमति दे दी है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।